नमस्कार, विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता की पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कर लिया था। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में एक्टस रियस, मेंस रिया और जैसा कि आपको पता है कि मेंस रिया जो है डायरेक्ट एज ए वर्ड आईपीसी में या बीएनएस, जो कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस आईपीसी का ट्रांसफॉर्मेशन, उसका दूसरा जन्म है। तो उसमें भी मेंसरिया की बात नहीं की है, पर कुछ शब्दों के सहारे से, क्योंकि मेंसरिया स्टेट ऑफ माइंड है और उससे बहुत सारी बातें इमर्ज होती हैं। अलग अलग फॉर्म में मेंसरिया हो सकता है, इंटेंशन के फॉर्म में, नॉलेज के फॉर्म में, वॉलंटरीली, ऐसे कई सारे वर्ड्स की लिस्ट बताई थी। वो वर्ड्स आपके दिमाग में की पॉइंट रहने चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में मेंसरिया है, स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, गिल्टी माइंड है, ठीक है। तो उस तरीके से भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी में मेंसरिया को एक्सप्लेन किया गया है। आज हम डेफिनेशंस करेंगे। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी हैं 1 से 38 तक, 1 से 38 तक डेफिनेशंस दे रखी हैं। उन डेफिनेशंस को समझना, उनके की एलिमेंट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक वो डेफिनेशन आप नहीं समझेंगे तब तक बहुत मुश्किल है कि आप बीएनएस को ग्रेस्प कर सकें। क्रैमिंग हो सकती है, रट सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। की एलिमेंट समझना जरूरी है। तो हम सबसे पहले आज शुरू करते हैं भारतीय, थोड़ा नीचे करते हैं, पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 2 डेफिनेशन है। वास्तव में आईपीसी में 6 से 52 तक में, 52A तक में डेफिनेशंस और जनरल एक्सप्लेनेशंस दे रखे थे, जिसको उन्होंने आज जो एक डेफिनेशंस थी वो तो 1 से लेकर 38 तक उन्होंने सेक्शन 2 में कवर कर दिए। बाकी सेक्शन 3 में जनरल एक्सप्लेनेशंस कर दिए, कुछ चीज़ें जो थी जो डिफाइन करती थी कॉमन इंटेंशन, ठीक है, सेक्शन 32, 33 वगैरह वगैरह, उसको उन्होंने सेक्शन 3 में कंपाइल अप कर दिया है। इस वजह से कॉम्पैक्ट हो गई है आईपीसी और बीएनएस फॉर्म में आ गई है। तो सेक्शन 2 कंप्लीट करते हैं। डेफिनेशन कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन है, उसको एलेबोरेट करना, इसलिए ये 2 या 3 वीडियोस में ही कंपाइल अप होगी, ठीक है। तो पहला जो है वो एक्ट है, डेफिनेशन एक्ट। तो एक्ट मींस सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट। एक्ट का मतलब ये है, ठीक है, एक सिंगल एक्ट हो सकता है या सीरीज ऑफ एक्ट हो सकता है। अब आ जाइए एनिमल की डेफिनेशन आती है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात, जो इन्होंने कुछ अच्छाइयाँ भी है बीएनएस की, लास्ट टाइम पे मैंने क्रिटिसाइज किया था, तो क्रिटिसाइज अपनी जगह है, वो बातें सही है, पर कुछ अच्छा ये किया कि डेफिनेशन क्लॉज में इन्होंने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले आए हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो दिखने में अच्छा लग रहा है वहां पर, ये चीज़ है, ठीक है। एनिमल, एनिमल क्या है? एनी लिविंग क्रिएचर other than human being। थर्ड डेफिनेशन है चाइल्ड की। चाइल्ड, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। पर्सन वर्ड है, यानी इसमें फीमेल जेंडर और मेल जेंडर दोनों शामिल है। कोई भी व्यक्ति जिसमें फीमेल जेंडर मेल जेंडर दोनों शामिल हैं, ठीक है। जेंडर की बात पे जब जाएंगे तो इन्होंने एक तीसरा जेंडर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो जेंडर में अब ही और शी नहीं है, दूसरा जेंडर भी है जिसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो चाइल्ड की डेफिनेशन में है, चाइल्ड की डेफिनेशन एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम का है वो बालक है। अब बालक से मतलब यहाँ पर ये मत अर्थ निकालिए कि मेल है, क्योंकि जो पोक्सो एक्ट है वो बालकों के यौन अपराधों से संरक्षण के लिए बनाया गया एक्ट है। तो बालक में वहाँ बालक और बालिका दोनों आती हैं। तो बालक की डेफिनेशन जो है 18 साल से कम कोई भी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर आ रहे हैं। वो डेफिनेशन जो है वो आपको, अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसको आपने समझा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्टस रियस और मेंस रिया, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम वगैरह हम लोगों ने किस लिए पढ़े थे, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और यहां पर ये डिफरेंस समझिएगा। तो वो जो मैं बताने जा रहा हूं
उसको समझना जरूरी है। टू का सबसेक्शन 4 है, क्लॉज बोलेंगे क्योंकि डेफिनेशन हमेशा क्लॉज में होती है, ठीक है। पर सबसेक्शन बोल दें तो कोई पहाड़ नहीं टूटने जा रहा है, क्योंकि इस बात पे किसी के नंबर नहीं कटते हैं। वास्तव में वैसे तो है डेफिनेशन क्लॉज है, तो टू का सब क्लॉज 4। तो आ जाइए काउंटरफिट। और जैसा कि मेरी आदत है कि कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम एस्टेक लगाते हैं, तो इसको मैं देता हूं पूरे 5 एस्टेक। काउंटरफिट, ए पर्सन said to counterfeit, a person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing. A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to cause नहीं लिखा, to practice deception. Intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. मैं टुकड़ों में जब लिखता हूं डेफिनेशन को, वैसे तो एक लाइन में डेफिनेशन लिखी, टुकड़ों में लिखा है तो उसका एक पर्पज है, ठीक है। मैं जब इसको 1, 2 और 3 लिख रहा हूं तो वहां पर ऐसा लिखा नहीं है, पर ये समझने का तरीका है, इसको अगर ऐसे पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल, काउंटरफिट की हिंदी भी पता होनी चाहिए आपको, कूटकरण। A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another, intending by means of that resemblance to practice deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. यानी कूटकरण जो व्यक्ति करता है, कूटकरण जो है अपराध है, उसके लिए पनिशमेंट आगे है। यहाँ डेफिनेशन को समझा रहे हैं। तो आपने जब मेंस रिया और एक्टस रियस पढ़ा था तो इसको ब्रेक करिए। यहां पर देखिए 3 चीजें हैं, है तो 2 ही चीजें। एक्टस रियस, लास्ट टाइम पे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में बताया था, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और जहां पर एक्टस मेंस रिया को दे रखा है तो वहां पर 2 चीजें आपको प्रूव करनी है। एक्टस रियस प्रूव करना है, एक्टस रियस बताता है गिल्टी एक्ट और मेंस रिया बताता है गिल्टी माइंड। तो यहाँ पर एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस क्या है? causing resemblance one thing to another, ये तो एक्टस रियस हो गया। लेकिन आपको पता था सिर्फ एक्टस रियस यानी गिल्टी एक्ट से ही किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, उसके लिए मेंस रिया भी होना जरूरी है। हम अभी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस वाले, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले क्वेश्चन पर नहीं जा रहे हैं। कुछ सेक्शंस हैं, कुछ अपराध हैं जिनको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस कहा गया है, वहां पर आदमी ने ये काम किया है और मेंस रिया की कोई जरूरत नहीं, बस यही अपराध है, तो वहां पर अलग है। पर जहां पर मेंस रिया के एलिमेंट्स, जो मैंने मेंस रिया के जो डिफरेंट वर्ड्स थे वो मैंने जब एक्सप्लेन किए थे, तो वो जब वर्ड होते हैं तो वो मेंस रिया पिक्चर में होता है, तो वहां पर एक्टस रियस के साथ आपको मेंस रिया भी प्रूव करना जरूरी होता है, ठीक है। तो एक्टस रियस पहली बात है, आपको प्रूव करना है एक्टस रियस मतलब कॉजिंग रिजेम्बलेंस वन थिंग टू अनदर, यानी ये गिल्टी एक्ट है। अब आ जाइए मेंस रिया।
मेंस रिया में दो चीजें यहां पर आ गई। पहली चीज क्या आ गई, इंटेंशन टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। हाउ डिसेप्शन, कैसे डिसेप्शन, बाय रिजेंबलिंग वन थिंग टू अनदर, एक चीज को दूसरे तरीके से बनाना। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। दूसरा है नॉलेज टू बी लाइकली टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। ये और में ले रखा है, या तो आप इंटेंशन दे दीजिए, इंटेंशन टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, या नॉलेज टू बी लाइकली टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। ये तीन चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जिसको बोलते हैं, इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम। किसी भी कोई भी सेक्शन है उसके जो एलिमेंट होते हैं कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि व्यक्ति ने अपराध किया है। तो आपको सबसे पहला काम होगा उस एक्ट में, उस सेक्शन में पढ़िए, उसमें एक्टस रियस क्या है। आपको ने एक्टस रियस छांट लिया, सिलेक्ट आउट कर लिया एक्टस रियस, इस आदमी ने एक्ट किया है। यानी अगर आप प्रोसिक्यूशन के रोल में, तो आपको तीन चीजें यहां पर प्रूव करनी है। क्या, एक्टस रियस। पहली बात, उस आदमी ने कॉज किया रिजेंबलेंस वन थिंग टू अनदर, उस आदमी ने एक चीज के मिलती जुलती दूसरी चीज बनाई है। अब मेंस रिया, उसका इंटेंशन था टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। इंटेंशन क्या था, टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, किसी को धोखा देना। या उसके पास नॉलेज थी कि टू बी लाइकली टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, कि ये वस्तु जो है वो डिसेप्शन करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। ये तीन चीजें आपने प्रूव कर ली, तो आपने प्रूव कर दिया कि उस व्यक्ति ने कूटकरण किया है, यानी काउंटरफीटिंग की है। और जब ये प्रूव कर दिया तो उसके लिए जो पनिशमेंट है, कोर्ट उठा के पनिशमेंट दे देगी। ठीक है, तो काउंटरफीटिंग के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे आपने क्या है, मिलती जुलती कोई प्रतिकृति बना ली किसी की, जैसे रोलेक्स वॉच है। अब रोलेक्स वॉच की नकल करके आपने एक रोलेक्स वॉच जो है अपने पास एक बना कर रख लिया, तो एक वॉच से तो नहीं साबित होता कि एक वॉच जो है आपका इंटेंशन है टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। ठीक है, नॉलेज भी नहीं इससे साबित होती कि आपके पास ऐसी नॉलेज है कि इससे डिसेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये कई सारी हो तो आपको माना जाएगा। इंटेंशन की डेफिनेशन और नॉलेज की डेफिनेशन मैंने बताई थी, उसको समझना जरूरी है, इसलिए बार बार उस पिछली वीडियो पे जाइए, देखिए इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज, ये जो डेफिनेशंस उनको समझना, उनको ग्रेस्प करना जरूरी है। वरना मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सेक्शन क्राइमिंग से, धारा रटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि धारा आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रटी हुई है पुलिस थाने में बैठे हुए उस मोहरर के पास, जो हेड मोहरर बैठा हुआ है डेस्क पे, उसको आपसे अच्छे ज़्यादा धाराएं रटी हुई, पर उसके पास ये नॉलेज नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है। फिर यही पर्याप्त नहीं होते, कोर्ट्स के जजमेंट जिनसे आप समझते हैं कि कोर्ट ने किन किन परिस्थितियों में चलते हुए नहीं माना कि इंटेंशन थी, नहीं माना कि नॉलेज थी। वाइड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को गहराई में समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। और जो आजकल आप चाहते हैं कि ये 2 घंटे में ख़त्म और 3 घंटे में ख़त्म बीएनएस खलास और 4 घंटे में बीएनएसएस खलास, वैसा प्रैक्टिकली क्या मतलब लिटरली इम्पॉसिबल है। उड़ते उड़ते तो सारी डेफिनेशन में लाइन से बता दूं, जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था, उससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं सारी वो लिख सकता हूँ, लाइन से सारे सेक्शंस लिख सकता हूँ, पर उससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला। तो एक्टस रियस पहला प्रूव करना है, मेंस रिया आपको प्रूव करना है, इंटेंशन टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। फिर ये आपने तीन चीजें प्रूव कर दी, आपने प्रूव कर दिया कि उस आदमी ने ये ऑफेंस किया है। मेरे बोलने की रफ्तार ज़्यादा तेज इसलिए है क्योंकि वीडियो में देख रहा हूँ बहुत लंबी होती जा रही है, चीज़ें कम होती जा रही हैं, पर उसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लंबी वीडियो अप्रिशिएट नहीं की। मैंने 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाई, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुई, उस पर व्यूज़ नहीं आए, लाइक्स नहीं मिले, तो लोगों ने सजेस्ट किया कि छोटी वीडियो बनाइए। बहुत से समाज के कुछ अच्छे लोगों ने, मतलब हालांकि मैंने राय मांगी थी और उन्होंने राय उनकी जो सही है कि लिखने पे स्ट्रेस जाता है। अब डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण उसमें फीड करके ऑटोमेटिकली सामने सारी चीज़ें रख दूँ, तब भी मुझे रब करके स्ट्रेस तो करना ही पड़ेगा ना, एक्टर्स रियस, मेंस रिया, इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो अभी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है मुझे लिखना पड़ता है, उसके साथ बियर अप करिए और देखिए कि कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लॉन्ग वे टू गो, ये 3 घंटे, 4 घंटे, 5 दिन, 6 दिन, 6 महीने का काम नहीं। आप तैयारी करिए, सीरियसली करिए और बार बार जाइए। मैंने आपसे कहा कि वीडियो को लगाकर छोड़ दीजिए, अपने मिसलिनियस वर्क करिए और बार बार जब आप सुनेंगे
तो वो आपके दिमाग में आप बैठ जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाएगा लोग। ठीक है, खैर बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो आपको 3 चीज प्रूव करनी है। अब इसके बाद मैं रब करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 दे रखा है, इट इज इमेटेरियल फॉर काउंटरफीटिंग। बिल्कुल अनावश्यक है, कोई वैल्यू नहीं करती इस बात की कि काउंटर वन थिंग शुड रिजेंबल एग्जैक्टली, मतलब एक चीज दूसरे चीज से बिल्कुल एग्जैक्टली इमिटेट करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर उसको रिजेंबल कराने का प्रयास किया गया है कि थोड़ा बहुत मिल रहा है, कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं जिनसे वो डिटेक्ट हो रहा है, माइन्यूट वॉच करने पे डिटेक्ट हो रहा है, तो उससे नहीं माना जाएगा कि काउंटर फिटिंग नहीं हुई है, माना जाएगा काउंटर फिटिंग हुई है। एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन जो सेकंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आपने समझना है तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसको भी मैं 3 स्टार देता हूँ, मतलब 5 ही देनी चाहिए, क्योंकि ये जो डेफिनेशन अभी कराई है इसका एक्सप्लेनेशन 2 इसके बाद फर्दर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता है कि कोर्ट में क्या होगा। ठीक है, वेयर ए पर्सन causes one thing to resemble another, where a person causes one thing to resemble another। ठीक है, it shall be presumed, बेयर एक्ट साथ में रखें, unless the contrary proved, it shall be presumed unless the contrary proved that by causing such resemblance, by means of that resemblance। अच्छा, यहां पर और ठीक है, ठीक है, हाँ, causing one thing to resemble another, it shall be presumed unless the contrary proved that causing such resemblance, ठीक है, by causing such resemblance he intended to practice deception, or knew that deception would thereby be practiced। जहां एक आदमी एक वस्तु से मिलती जुलती दूसरी वस्तु बनाता है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये उपधारणा की जाएगी जब तक कि अन्यथा साबित ना कर दिया जाए, उससे डिफरेंट बात साबित ना कर दी जाए ही कि उसका ऐसा आशय था डिसेप्शन करने का, जिससे लोगों को धोखा हो, ऐसा उसका आशय था, उसका इंटेंशन था, या फिर उसे नॉलेज थी कि इससे डिसेप्शन प्रैक्टिस किया जा सकता है, इससे लोगों को धोखा दिया जाएगा। 2 चीजें थी। यानी यहाँ पर क्या है, वो कोर्ट जो है, यानी ये सेक्शन बोलता है, इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है कि ये मानकर चला जाएगा कि उसका ऐसा आशय था और उसको ऐसी नॉलेज थी कि उससे लोगों को धोखा दिया जा सकता है। ठीक है, अब प्रिजम्पशन का मतलब क्या है यहाँ पर समझिएगा। कोर्ट में जनरली जब भी किसी आदमी पर अपराध का आरोप लगता है तो प्रोसिक्यूशन का काम होता है चार्जेस को प्रूव करना, एक्यूज को चुपचाप बैठना होता है। एक्यूज से जब तक कि उसको कोर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, एग्जामिन नहीं करता है, तब तक उसको एक्यूज को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सारे चार्जेस को साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है, एक्यूज का काम नहीं है। और प्रोसिक्यूशन अपने चार्जेस को साबित नहीं कर पाए। कैसे नहीं साबित कर पाया, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या काउंटरफीटिंग के लिए मैंने क्या बताया, एक्टस रियस प्रूव करो, फिर मेंस रिया प्रूव करो। अगर उसने एक भी एलिमेंट प्रूव नहीं कर पाया, उसने एक्टस रियस नहीं प्रूव कर पाया कि इस आदमी ने बनाया था, ठीक है, क्लियर, तो मामला खत्म, काउंटरफीटिंग का केस खत्म, उड़ गया। यानी वो एलिमेंट अगर उसने प्रूव नहीं किए उस सेक्शन के प्रोसिक्यूशन ने, तो केस खत्म हो गया। एक्यूज को कुछ नहीं बोलना, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है उसको कंप्लीट करना।
इंग्रेडिएंट को प्रूव करना है, एलिमेंट को प्रूव नहीं कर पाया तो डिफेंस का जो स्मार्ट लॉयर होगा वो चुपचाप रहेगा, वो अपने डिफेंस के विटनेस भी प्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है एलिमेंट्स इन्होंने प्रूव नहीं किए हैं। कोर्ट भी जब देखेगी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस प्रूव नहीं हुए हैं तो इस आदमी को एक्विट किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर जहां पर किसी सेक्शन में इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, मतलब सेक्शन में लिखा हुआ है इट शैल बी प्रिज्यूम्ड मतलब उपधारणा की जाएगी, अब मान के चला जाएगा कि आपने अगर ऐसा कॉज किया है, वेयर अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर, आपने किया तो मान के चला जाएगा कि आपका इंटेंशन था और आपको नॉलेज थी कि ऐसा डिसेप्शन प्रैक्टिस होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बर्डन टू प्रूव है, ठीक है, बर्डन है जो प्रूव करने का, वो जो ओनस है, वो भार है, साबित करने का भार है, प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट हो गया एक्यूज पर। अब एक्यूज को साबित करना पड़ेगा कि या तो ये साबित कर दे कि जहां पर इसने ये नहीं कॉज नहीं किया है, रिजेंबल नहीं किया है, नहीं साबित कर पाया, ये साबित कर दी कि उसका इंटेंशन नहीं था, उसको नॉलेज नहीं थी ऐसी, उसने ये दो चीज साबित कर दी क्योंकि ये बर्डन अब प्रोसिक्यूशन शिफ्ट होकर आ गया है, इस पे किस पे आ गया है? एक्यूज पर आ गया है, ठीक है। तो दोनों एक्सप्लेनेशन, पहला एक्सप्लेनेशन कि इमेटेरियल है काउंटरफिटिंग के लिए, कि एक चीज बिल्कुल एग्जैक्ट इमिटेशन होनी चाहिए दूसरी चीज का, कोई मतलब नहीं है, इमिटेशन किया रिजेंबल कर रही है तो पर्याप्त है। दूसरा यहां पर बताता है प्रिजम्पशन, बताता है लॉ की प्रिजम्पशन, बताता है कि लॉ प्रिज्यूम करके चल रहा है, अगर उस आदमी ने ऐसा कॉज किया, ऐसा कोर्ट में कह दिया गया, चार्जेस लाए गए कि इस आदमी ने ये रिजेंबलेंस किया है, अपनी फैक्ट्री में बैठ कर बनाया है, यानी कोर्ट ये मान के चलेगा कि उसने ऐसा डिसेप्शन प्रैक्टिस करने का उसका आशय था, और या फिर उसने डिसेप्शन जो है उसको नॉलेज थी कि ऐसा डिसेप्शन प्रैक्टिस किया जाएगा। अब ये होता है एक सेक्शन को डिफाइन करने में इतना टाइम चला गया, ठीक है, एक उसको डेफिनेशन क्लॉज को, और फिर जब 3 घंटे में उड़ा दो लॉ, 5 घंटे में उड़ा दो, तो फिर वो क्या मतलब है। चौथा हो गया, पांचवा कोर्ट। कोर्ट मीन्स a judge empowered by law to act judicially। कोर्ट का मीन्स है एक जज, कोई भी जिसको लॉ ने अधिकृत किया है, कानून ने अधिकृत किया है कि एक्ट करने के लिए, जुडिशियल एक्ट करने के लिए, और बॉडी ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ पर्सन का मतलब है एक से अधिक जज, ठीक है, विच empowered by law to act judicially। बेयर एक्ट साथ में रखिए, मेरे साथ रहिए, तो आप आसानी से ब्रेक डाउन करके सेक्शन को आप ग्रस्त कर लेंगे। आपकी अभी यंग एज है, मेमोरी आपकी अच्छी है, बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। विच एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली व्हेन दे एक्ट जुडिशियली, ठीक है, जब वो जुडिशियल फंक्शन करते हैं, तो ये कोर्ट का मतलब हो गया। कोर्ट मीन्स ए जज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली, और बॉडी ऑफ पर्सन विच एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली, ठीक है, हो गया, पांचवा हो गया। मुझे तो लग रहा है इस पे डेफिनेशन क्लॉज पे ही 4 क्लास चली जाएंगी, या तो आप चीज़ों को समझ लीजिए या फिर भागना हो तो इस रफ्तार से भगा सकते हैं बिना किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके, डेफिनेशन क्लॉज लिख के बस उसको पढ़ देना है, उसको बस ये 1-2 पॉइंट ऐसे बोल देने, बस खत्म हो गई बात। 6 पे आ जाइए, डेथ। डेथ मीन्स डेथ ऑफ ह्यूमन being unless the contrary appears from context। संदर्भ से जब तक कि डिफरेंट बात ना कही जाए, डेथ का मतलब है ह्यूमन बीइंग, आदमी की मृत्यु को मृत्यु कहा गया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जानवर की मृत्यु क्या है? नहीं, जानवर के लिए डेथ वाला वर्ड इन्होंने यूज ही नहीं किया। डेथ जो वर्ड है वो आप देखेंगे जाके 100 से स्टार्ट होता है, कल्पेबल होमिसाइड से,
ये वहाँ से स्टार्ट होता है वर्ड जो है। जानवरों के लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं है, वहाँ जानवरों को सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट माना गया है, ठीक है, और उसको मार देने पर क्षति है, 325 में अब ले आए हैं उठाकर, ठीक है, और उसके लिए 5 साल का कारावास है अगर कोई किसी जानवर को इम्पेयर करेगा या करेगा, ठीक है, जिससे वो जानवर बेकार हो जाए वगैरह वगैरह। सेक्शंस के इंग्रेडिएंट है, जब आएंगे तब बताएंगे। तो वहाँ पर वो रिस्टी है, नुकसान किसी को क्षति करने के आशय से कोई किया गया कार्य है, मिसचीफ में आ जाता है, ठीक है, तो उसको डेथ नहीं है, डेथ सिर्फ ह्यूमन बीइंग की है, अनलेस द कॉन्ट्री अपीयर्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। 6 हो गया। बस आज यहीं तक करेंगे, 7 लास्ट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली when anything is done with the intention, dishonestly means, ऐसे करके लगे, dishonestly means when anything is done with intention to cause wrongful gain to one person or wrongful loss to another person. When anything is done with the intention to cause wrongful gain to one person or wrongful loss to another, जब कुछ भी ऐसा कार्य किया जाए जिससे आशय हो एक व्यक्ति को सदोष लाभ किया जाए, ठीक है, wrongful gain, किसी को wrongful gain पहुंचाया जाए या wrongful loss किया जाए किसी पर्सन को, यानी इसमें सिर्फ वही व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसा कृत्य कर रहा है, कोई दूसरे व्यक्ति को भी सदोष लाभ उसको हो सकता है, उसका आशय हो पहचान फायदा पहुंचाने का, ठीक है। wrongful gain to one person और wrongful gain loss to another person। तो ये डेफिनेशन 7 तक हो गई। मुझे लगता है ये 3 या 4 में जाएगा, क्योंकि या तो मैं डिटेल में जाऊं, और डिटेल में नहीं जाता हूं तो चीज़ें छूटती हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता हूं वीडियो लेंदी होंगी। तो कमेंट में लिखिए या फिर मेल्स में लिख कर बताइए कि वीडियो लेंदी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं एट लेंथ उसको घसीट सकता हूँ। बात यह है कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो बस यहीं तक, अगली क्लास में हम देखिए, हमारी क्लासेस में आप देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो अल्टरनेटिवली आ रहे हैं। अभी पैटर्न यही चलेगा, फिर वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो एक दिन जब भारतीय न्याय संहिता आता है तो उसके एक दिन छोड़ के अगला जो आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आता है। अल्टरनेटिव चल रहे हैं। आप कमेंट्स करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको पता चल जाए जब सबसे पहले वीडियो आए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, बाकी जो कर सकते हैं वो करिए। धन्यवाद, नमस्कार।